मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और इसके फायदे। अब कटिहार से ले सकेंगे किसान मशरूम के बीज। केचुए कृषकों का मित्र और भूमि की आंत यूं ही नहीं कहा जाता है। ये केचुए पोषक तत्वों से भरपूर उत्तम जैव खाद का निर्माण करते हैं। जी हाँ, खेती बाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वर्मी कंपोस्ट से बेहतर और कोई दूसरी खाद नहीं है। ये न केवल काफी सस्ती खाद है बल्कि किसान इसे खुद आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस जरूरत है किसान प्रशिक्षण लेकर इसे बनाने की शुरुआत करें और समय समय पर इसकी सही देख रेख करते रहें। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो घबराइए मत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में समुचित जानकारी, तो देखें और लाभ उठाएं। सामान्यतः जो भी हमारे कृषक बंधु हैं खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं और उनके पास गोबर का खाद होता है। सामान्यतः जो भी पशुओं से गोबर निकलता है वो इकट्ठे ढेर में रखते हैं और अगले सीजन में यानी खरीफ में जो इकट्ठा हुआ उसको रबी वाले फसल से प्रारंभ में खेत तैयार करते वक्त में वो डालते हैं। लेकिन जबकि अब हम व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, ऐसे में जो भी हम खाद डाल रहे हैं उसका समय से हमारे पौधों को उसको लाभ मिल सके, इस कड़ी में केचुआ खाद बनाना एक बेहतर विकल्प है। केचुआ खाद का प्रयोग श्रेष्ठकर माना जाता है। जहाँ तक केचुआ खाद बनाने की विधि की हम बात करते हैं, 3-4 विधि है जिससे कि केचुआ खाद को हम लोग तैयार करते हैं। एक पिट मेथड है, एक जो टैंक मेथड है, एक है कि ढेर विधि है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। जो हमारी तालाब के बालू हैं उसका छिड़काव करके एक लेयर उसका देते हैं। उसके बाद जो हमारे भूसा अवशेष में बचे हुए हैं, पशु आहार में जो भूसा देते हैं या सड़े हुए जो हमारे भूसा है, उसको हम 2 से 3 इंच डाल देते हैं। उसके बाद हम जो हमारा सड़ा हुआ गोबर है यानी जो हमारे गोबर के ढेर पहले से हैं, उनको हम प्रयोग करने से पहले थोड़े छायादार जगह में फैला देते हैं। उसको हम फिर लगभग आधा मीटर की ऊंचाई तक हम उसको अपने जो हमारे पिट बनाए हैं 1 मीटर चौड़ा और लंबाई अपने सुविधा के हिसाब से उसके ऊपर डालते हैं। फिर प्रति 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम 1 किलो केचुआ, जो कि अमूमन 1 किलो में 1000 केचुआ के आसपास हम मान के चलते हैं, तो उस केचुआ को हम उसके ऊपर धीरे से छोड़ देते हैं और थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद वो सारे केचुआ हमारे गोबर के अंदर चले जाते हैं। फिर हम 1/2 मीटर जो हमारा बचा हुआ है उस गोबर को हम उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर सुविधा के हिसाब से चाहे हम पुआल या जो जूट का हमारा बैग है उससे उसको ढक करके और फव्वारा से हम उस पर नमी देते हैं।
क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बनेशी छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। केंचुआ का प्रभेद चुनना है, वह यहाँ की जलवायु के हिसाब से आइसिनिया फेटिडा काफ़ी अच्छा प्रभेद माना जाता है। दूसरा है यूटिलस यूजेना। ये दोनों प्रभेद केंचुआ उत्पादन के लिए, केंचुआ खाद उत्पादन के लिए काफ़ी श्रेष्ठकर हैं। इनके चुनाव का 2-3 मूल आधार है। एक कि इसमें रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, यानी अगर मौसम अनुकूल है तो 1000 केंचुआ जब हम ढेर में डालते हैं तो ये 5 से 10 हज़ार तक हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये इसमें खाद बनाने की जो दर है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो हमें स्थल के चुनाव में ये ध्यान रखना है कि सूर्य की सीधी किरण हमारे ढेर पे न पड़े, जिससे कि उसको नमी के उसको बनाए रखने में हमें सुविधा हो। दूसरा है कि बरसात का अगर सीधा पानी उस पर पड़ेगा तो अधिक नमी होने के कारण जो हमारे पोषक तत्व हैं वो बाहर बर्बाद हो जाएंगे। सामान्यतया 45 से 60 दिनों के अंदर में हमारा केंचुआ का खाद बनके तैयार हो जाता है और तैयार खाद की जो निशानी है वो भूरा रंग का गंधहीन जब हमारा तैयार हो जाए तब हम यह मान लेते हैं कि हमारा केंचुआ का खाद तैयार हो गया है। और हमें जो विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की हारस न हो, इसलिए जब हम केंचुआ के तैयार खाद को मुट्ठी में बांधते हैं तो वो गेंद के रूप में ले लेता है और पुनः जब हम उसको तोड़ेंगे तो पूरा का पूरा वो बुरबुरा होकर निकल जाएगा और हमारे हाथ में जस्ट पानी की एक रेखा सी हल्का सा आभास होगा कि मेरा हाथ थोड़ा सा चिपचिपा सा है, यानी गीला है। तो इतनी ही नमी हमें किसानों की भाषा में बना के उसमें हमें रखनी है। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पे किसान जब पहली बार केंचुआ खाद तैयार करना शुरू करते हैं तो अधिक मात्रा में केंचुआ को मंगाते हैं। अगले बार जब उनको 3 महीने के बाद जब दोबारा उनको रॉ मटेरियल देना होता है तो केंचुआ की संख्या के हिसाब से हमें 5 गुना अधिक बड़ा ढेर बनाना पड़ता है। तो हम लोग का सुझाव होता है कि आप कम केंचुआ के साथ कीजिए, जिससे कि आगे आप खाद के साथ साथ केंचुआ का भी प्रयोग कर सकें और केंचुआ को आप बेच भी सकें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मशरूम की खेती का चलन प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है और किसान इसकी खेती से अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। अगर प्रदेश के कटिहार जिले की बात करें तो यहाँ किसान भी मशरूम की खेती से जुड़े हैं, लेकिन इसकी खेती के लिए पहले किसानों को मशरूम के बीजों के लिए सुदूर स्थानों पर जाना पड़ता है, पर अब किसान जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से ही मशरूम का बीज आसानी से कम दामों में ले सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कटिहार जिले के मशरूम उत्पादक किसानों को
अब मशरूम स्पॉन यानी बीज के लिए अन्य जिलों और राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार से ही अब बीज मिलने लगेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल जिले के जो किसान मशरूम की खेती करते हैं, उन्हें मशरूम के बीज के लिए कई जिलों और निजी संस्थानों में भटकना पड़ता था, तब जाकर किसानों को बीज मिल पाता था, जिसमें लागत और समय दोनों अधिक लगते थे। लेकिन अब जिले में ही बीज मिल जाने से उत्पादन लागत कम आएगी और किसानों का इस ओर रुझान बढ़ेगा। मशरूम के सहारे बिहार नई सफेद क्रांति लिख रहा है। इस बीच हम कटिहार के केवीकी के लैब में हैं और जहां मशरूम के बीज तैयार किया जा रहा है। आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। इस तरह के बीज को पहले रखा जाता है और फिर 15 दिन बाद जब ये पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ये लगभग कुछ इसी तरह का होता है। इसके लिए कई विधि अपनाया जाता है और कई हाईटेक मशीनरी भी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर लेते हैं बड़ी वैज्ञानिक से किस तरह से होता है तमाम प्रक्रिया और कहां जाता है ये बीज। पहले कभी यहाँ के लोगों को किसानों को भटकना पड़ता था। पहले वो किसान भाई हमारे जिले के भागलपुर जाते थे, सिलीगुड़ी जाते थे, पटना तक जाके अच्छे बीज लेके आते थे। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार मशरूम बीज उपलब्ध करा रहा है जिले के किसानों के लिए। यहाँ हम आपको बता दें कि मशरूम के बीज को तैयार करना काफी आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ खास उपकरण जैसे ऑटोक्लेव, उन्नत लैब, कुछ केमिकल और सही तकनीक की जानकारी होनी चाहिए, जिसे अब केवीके कटिहार ने तैयार कर लिया है और रोजाना कई किसानों को मशरूम का बीज बेहद कम दाम पर आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी का होना जरूरी है, जो कि हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है और हमारे पास सभी मशीनरीज हैं। और उसके बाद जैसे गेहूं के बीज पर हाफ बॉयल करके और 2 केमिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट है बराबर मात्रा में मिला के उसमें हम लोग तैयार करते हैं। और उसके बाद ऑटोक्लेव जो मशीन आप देख सकते हैं उसमें स्टेलाइज करते हैं और दूसरे दिन हम लोग उसमें मदर स्पॉन जो स्टेलाइज किए पैकेट उसमें डालते हैं लैमिनार फ्लो में। और उसके बाद इनोकुलेशन के बाद 15 दिन बाद ये फुल्ली मैच्योर होता है बीज और तैयार हो जाता है। बटन मशरूम हो चाहे ओस्टर मशरूम है, ये प्रोसेस इसी तरह का है। पहले किसान भागलपुर या पश्चिम बंगाल से स्पॉन मंगाते थे, इससे लागत अधिक आती थी। इस समस्या का समाधान कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार की टीम ने किया और पहली बार मशरूम स्पॉन तैयार कर किसानों को बांटा। ये जो है हमारे किसान जो है सरकारी रेट पर जो हम लोग का दर है बीएयू का, वो जो है उस रेट पर आप किसान जो है ले सकते हैं। बहुत सस्ती दर है और जो है अब यहाँ हेवी अमाउंट में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसान जो है यहाँ लार्ज स्कोप हो सकता है मशरूम प्रोडक्शन करने का। तो निश्चित तौर पर ये कृषि विभाग का पहली बार एक पहल है और बड़ा शानदार पहल है क्योंकि मशरूम के लिए ये इलाका काफ़ी तेजी से जो अपना लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस बीच कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र का ये पहल अपने आप में बेहद खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। दुनिया भर में कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए ये जरूरी भी है कि कृषि में नए नए तरीकों को विकसित किया जाए और जो तकनीकें पहले से ही हैं उन्हें अपनाया जाए जिससे बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। एरोपोनिक्स एक ऐसी ही आधुनिक तकनीक का उदाहरण है जिसे अपनाकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आलू की बात करें तो इस तकनीक से आलू की सफल खेती की जा सकती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र से। एरोपोनिक टेक्निक ये इस हमारे सेंटर पर है और इससे हम वायरस फ्री बहुत ही हाई क्वालिटी के मिनी ट्यूबर्स प्रोड्यूस करते हैं।
किसान भाइयों, बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिस कारण कृषि वैज्ञानिक इस समस्या के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने अब एक और सफलता हासिल की है। अब किसान बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के बिना एरोपोनिक्स तकनीक से आलू की खेती कर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो मुख्य वैरायटी वही है कुफरी पुखराज और कुफरी मोहन लगाते हैं। अभी जो हमने देखा कि फार्मर्स, ये जो हमारे वर्कर्स हैं, ये माइक्रो प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। यहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब से बाहर आने के बाद हार्डनिंग यूनिट में ले जाए जाते हैं माइक्रो प्लांट्स को। वहाँ पे 10 से 15 दिन हार्डनिंग होने के बाद हम इनको एरोपोनिक यूनिट में ट्रांसप्लांट करते हैं। एरोपोनिक यूनिट का हम जो बाहर का ग्रो बॉक्स से बाहर का जो तापमान रखते हैं वो रखते हैं 25 से 27 डिग्री, और जो ग्रो बॉक्स के अंदर का होता है वो 18 से 20 डिग्री रखते हैं, ताकि कंदों बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, जो कि उनकी जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे यहाँ पर जो क्षमता है वो 18 से 20 हज़ार प्लांट्स की माइक्रो प्लांट्स हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसान भाइयों, एरोपोनिक्स तकनीक से आलू के टिश्यू कल्चर को प्लास्टिक सीट के छेद में लगाया जाता है, जिस कारण पौधे की जड़ बॉक्स में लटकी रहती है और मिट्टी की जगह सारी खुराक छिड़काव करके उसे दी जाती है। जब पौधा बढ़वार करने लगता है, फिर उसे ऊपर की ओर नेटिंग के द्वारा सहारा देते हैं। फिर जब बॉक्स में लटकी जड़ में आलू लग जाते हैं तो बॉक्स को खोलकर आलू को अलग कर लिया जाता है। इस तरह से अधिक संख्या में रोग मुक्त कंद मिलते हैं, जिससे कि हमें एक पौधे पर 35 से 40 मिनी ट्यूबर्स प्राप्त हो जाते हैं। जबकि ये हम जब फील्ड में लगाते हैं, खेतों में जब हम लगाते हैं, तो वहाँ पे हमें सिर्फ 15 से 20 मिनी ट्यूबर्स मिलते हैं, और यहाँ पर 35 से 40 मिनी ट्यूबर्स मिलते हैं, जिससे कि उत्पादन बढ़ जाता है। और जो मिनी ट्यूबर्स एरोपोनिक्स में प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही उच्चतम वायरस फ्री क्वालिटी के होते हैं। इनको हम अंधेरे में, जो कि ग्रोथ बॉक्स होता है वहाँ पे लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी पैदावार बहुत ही बढ़िया होती है। किसान भाइयों को यही मैसेज रहेगा कि जो एरोपोनिक्स से मिनी ट्यूबर्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो उसको अपनाएं, और अपनी फसलों को और अपनी डबलिंग फार्मर इनकम के लिए जो भी अपने प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य रखा है उसको पूरा करने में सहयोग करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई के लिए तापमान और अन्य मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल हैं। किसान भाई अब गेहूं की बुआई शुरू कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय 150 से 200 क्विंटल कंपोस्ट, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के लिए HD 2967, HD 2733, HD 2824, DW 187, DW 39, HUW 468, CBW 38 बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। छिटकवा विधि से बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम और सीड ड्रिल से पंक्ति में बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी।
चना के लिए उन्नत किस्में पूसा 256, केपीजी 59, उदय एवं पूसा 372 किस्मों का चयन करें। आलू की रोपने के लिए तापमान अनुकूल हो गया है, अतः किसान भाई खेत की तैयारी करें और रोपाई शुरू करें। आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अरुण, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2 और राजेंद्र आलू 3 इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू को काटकर लगाने पर 3 स्वस्थ आंख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अंदर लगाएं। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि दोन एक खेतों में जहां अभी भी पानी लगा हुआ है, धान फसल काटने के बाद नालियां बनाकर पानी को पूर्ण रूप से निकाल दें और उन खेतों में गेहूं की सतही विधि द्वारा खेती करें। पहले से बोई गई विभिन्न फसलों में निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं यूरिया का भुरकाव करें। तापमान में कमी होने से विभिन्न सब्जियों एवं फसलों में लाही कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। प्रारंभिक अवस्था में इन कीटों का नियंत्रण नीम से बने कीटनाशी से करें, परंतु कीटों की संख्या अधिक हो जाने पर कीटनाशी दवा प्रोफेनोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो किसान आगात आलू की फसल लगाए हैं वे फसल के परिपक्वता को देखते हुए खुदाई से 7 से 8 दिन पहले ऊपर का पत्ता काट कर हटा दें, ताकि आलू सख्त एवं उसका छिलका परिपक्व हो जाए। आलू की फसल के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं या प्याज की खेती करें। अपने पालतू जानवरों के लिए हरा चारा के लिए जई, लुसर्न, बरसिम आदि की बुआई करें। अगेती सरसों और तुरिया की जो फसल पुष्पा अवस्था में है उस पर लाही कीट के प्रकोप की संभावना है। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशी दवा प्रोफेनोफास इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल में फली के बनते समय फली छेदक कीट के आक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए किसान भाई फसल की निरंतर देखभाल करते रहें और इन कीटों का आक्रमण होने पर कीटनाशी दवा इंडोक्साकार्ब का छिड़काव 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वैसा खेत जहां धान फसल काटने के बाद भी नमी बनी रहती है वहां गेहूं की सतही बुआई करें। फसल काटने के बाद खेत को ढाल के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटकर जल निकास और सिंचाई के लिए नालियां बना दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रतन, जिला बेगूसराय से हुकुम सिंह ने। आपने कृषि आदानों को खरीदते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए, इस पर जानकारी चाहिए है। तो हुकुम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान बहुत भोले होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो दुकानदार उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बीज खरीदे, खाद खरीदे, दवाई खरीदे तो अपने निकट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस हो, चाहे अपने KVK का ऑफिस हो, चाहे कोई कॉलेज हो, उनमें वैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं, उनसे संपर्क जरूर करें। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, जैसे आपको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, तो जिस दुकान के पास लाइसेंस हो इनको बेचने का, बीज बेचने का, खाद बेचने का और जो इंसेक्टिसाइड है बेचने का, दुकानदार तभी बेच सकता है जब उसके पास उसको बेचने का अधिकृत लाइसेंस हो। किसान भाइयों, बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है, उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक और अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीज उत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी।
इसके लिए विभिन्न तरह के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है और प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाला जो बीज खरीदें या खाद खरीदें, उर्वरक खरीदें या दवाई खरीदें, अच्छी कंपनियों खरीदते हैं और बैग को या उसके कार्टून में एक्सपायरी डेट भी देख लें आप, क्योंकि उसमें क्या डेट लिखी होती है कि कब तक काम ले सकते हैं। और जो पैकिंग है, पैकिंग को भी देख ले, वो खुली पैकिंग ना हो। जैसे बीज का बैग है तो सिला हुआ हो, उस पर टैग लगा हुआ हो, उस पर लिखा हुआ कौन सा बीज है, उसकी गुणवत्ता क्या है, सर्टिफाइड है, फाउंडेशन है, न्यूक्लियस है, वो टैग लगे होते हैं बैग पे बीज खरीदे। और कोशिश ये करे सर्टिफाइड जो बीज मिलते हैं वो ही खरीदे, उसके टैग पे लिखा रहता है किस तरह का सर्टिफाइड बीज है। और बिल अवश्य लें, क्योंकि बिल से ही आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कोई बीज लिया, उसमें कोई समस्या आ गई तो आप कोई दावा करते हो, क्लेम करते हो, तो बिना बिल के आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो बिल हर हालत में उससे बिल ले और बिल में देख ले वो जो फर्म से आप ले रहे हैं, जिस दुकान से ले रहे हैं, उसी का नाम है क्या। कई क्या करते हैं, बिल तो दूसरे का, दुकान दूसरी, और वो बेचते रहते हैं। बिल में फर्म का नाम देखें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें, उसका GST नंबर देखें। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है या कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा यह भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।